गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आई एम आदित्य प्रकाश उपाध्याय और हम लोग आज देखते हैं कल के जो भी लेक्चर थे उसको कंटिन्यू आगे करते हैं। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने गैमेटोजेनेसिस को देख लिया था और आज हम लोग उस देखेंगे फर्टिलाइजेशन और इवेंट्स को। ठीक है, तो फर्टिलाइजेशन इवेंट्स को आगे स्टार्ट करते हैं। तो जो फ्रेशली इजैकुलेटेड स्पर्म था क्या होता है, वो नॉन मोटाइल होता है, यानी उसके पास कैपेसिटी नहीं है कि वो ट्रेवल कर सके। ठीक है, ह्यूमन में लगभग 200 से 300 मिलियन स्पर्म एक बार में इजैकुलेट होते हैं वेजाइना में, लेकिन फैलोपियन ट्यूब मिलियंस ही पहुंचते हैं, आधा पहुंचते हैं। ठीक है, सोच लीजिए 200 मिलियन स्पर्म इजैकुलेट हुआ बट पहुंच रहे हैं मिलियन, यानी इतना जो स्पर्म बच्चा बाकी वो सब फीमेल के इन्वायरमेंट से किल हो जाते हैं, मर जाते हैं, वहीं पे डाई हो जाते हैं। उसके बाद भी जो मिलियंस पहुंचा है उसमें हाफ दूसरे फैलोपियन ट्यूब में, हाफ दूसरे फैलोपियन ट्यूब में, ऐसा कुछ सिनेरियो होता है। जिससे क्या होता है कि अब उसको तो पता नहीं ना कि हमको किस तरफ जाना है। ठीक है, तो वो रॉन्ग ओविडक्ट की तरफ चला जाता है जहाँ पर कोई ओसाइट नहीं है और मात्र 200 स्पर्म जो है वो पहुंचते हैं एक के कांटेक्ट में, एक के पास। ठीक है, ये एक गिलबर्ट से मैंने ये उठाया ये लाइन एग्जैक्टली। ठीक है, अब देखते हैं कि जब इंटरकोर्स हो गया, तब कॉपुलेशन होने के बाद क्या होता है कि जब स्पर्म आपके वेजाइना में और सर्विक्स में पहुंच चुका है तब स्पर्म का मूवमेंट कैसे होता है ओवम की, वो हम लोग देखते हैं। तो जो ट्रांसलोकेशन होता है स्पर्म का, वो ट्रांसलोकेशन एक्चुअली 3 फेज में होता है। पहला फेज क्या है, स्पर्म का मोटिलिटी। हमने बताया कि स्पर्म उतना मोटाइल नहीं है कि अभी वो ट्रांसफर कर सके, तो अकेला स्पर्म उतना दूर तक नहीं जा सकता है। ठीक है, तो हमको कुछ और भी साधन चाहिए इसके अलावा। तो इसके अलावा है यूटेराइन मसल कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, यूटेराइन मसल कॉन्ट्रैक्शन के द्वारा क्या होगा कि जैसे स्पर्म अंदर आया वो अब यूट्रस जो है वो आगे की तरफ बढ़ेगा। जैसे ये देखिए, ये जो आपका यूट्रस है ये फर्दर आगे की तरफ बढ़ेगा और यहाँ से ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा। ये जो मसल्स है यूट्राइन का मसल जो कि कॉन्ट्रैक्शन शो करता है वो है मायोमेट्रियम। ठीक है, मिडिल लेयर। आपको पता है यूट्रस के 3 वॉल होते हैं यूट्रल वॉल के, एक पेरीमेट्रियम आउटर लेयर, मायोमेट्रियम इनर मिडिल लेयर और इंडोमेट्रियम इनर लेयर। ठीक है, तो जो मायोमेट्रियम है वो कॉन्ट्रैक्ट करता है और कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद आगे फर्दर जाएगा। ठीक, अगर हम इसके बाद बात करें तो अब यहाँ पर जो थर्ड है वो स्पर्म का रियोटैक्सिस। स्पर्म रियोटैक्सिस मतलब क्या होता है कि जो ओवम है आपका, वो ओवम कुछ रिलीज करेगा, कुछ मटेरियल रिलीज करता है। ठीक है, उस कैम रियोटैक्सिस मतलब होता है कि किसी के कांटेक्ट में जाना। ठीक है, तो स्पर्म जो है उस मटेरियल के रिस्पॉन्स में आगे मूवमेंट शो करेगा। यानी यहाँ जो स्पर्म मूवमेंट शो करता है वो केमोटेक्सिस मूवमेंट शो करता है। यहाँ आपको दिख रहा है फिगर में कि जो प्रोजेस्टेरॉन स्पर्म ओवम है वो प्रोजेस्टेरॉन का सिक्रेशन कर रहा है और ये यहाँ पे ग्रेडियंट बना रहा है, यानी जहाँ पर सिक्रेशन होगा वहाँ पर ज़्यादा अमाउंट होगा और जैसे जैसे नीचे जाता जाएगा वैसे वैसे अमाउंट उसका कम होता जाएगा। यहाँ पर स्पर्म इसको सेंस करता है और ऊपर की तरफ मूवमेंट शो करता है यहाँ से। ठीक है, ये ऐसा मूवमेंट शो कर रहा है स्पर्म। ठीक है, तो ये आपका स्पर्म का मूवमेंट हो रहा है, स्पर्म ट्रांसलोकेट कर रहा है ओवम की तरफ। जब स्पर्म ओवम की तरफ पहुंच गया तब क्या होता है, तो हम लोग को देखते हैं। अब यहाँ पे जो बहुत ही वैल्यूएबल क्वेश्चन यहाँ से आते हैं, वो लगभग बहुत बार इससे क्वेश्चन पूछे गए, कैपेसिटेशन ऑफ स्पर्म। जब स्पर्म वहां तक पहुंच गया, अभी मैंने बताया कि स्पर्म नॉन मोटाइल है। ठीक है, तो स्पर्म का मोटिलिटी को इंक्रीज करने के लिए वहां पर क्या होता है, कैपेसिटेशन होता है। ये कैपेसिटेशन स्पर्म का फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में होता है। ये बात याद रखिएगा, फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में कैपेसिटेशन होता है। इसमें होता क्या है कि उससे पहले हम एक बात जान लें कि जो ओवम होता है, सॉरी जो फैलोपियन ट्यूब होता है, फैलोपियन ट्यूब कोलेस्ट्रॉल का वो डिफिशियंट होता है। वो हमारा स्पर्म जो है वो कोलेस्ट्रॉल रिच होता है। ठीक है, तो स्पर्म जैसे ही कांटेक्ट में आया वो कोलेस्ट्रॉल इफेक्ट्स होगा। ठीक है, कोलेस्ट्रॉल बाहर की तरफ निकलेगा आपके स्पर्म से, इफ्लक्स होगा स्पर्म मेम्ब्रेन से बाहर की तरफ, फैलोपियन ट्यूब में जाएगा और जैसे ही कोलेस्ट्रॉल बाहर गया, मूवमेंट अंदर से पोटेशियम का भी मूवमेंट होगा इस्थमस की तरफ। ठीक है, पोटेशियम भी जो होगा वो भी आगे मूव करेगा, इस्थमस की तरफ जाएगा। ठीक है, यानी
ऐसा कुछ हो रहा है। उसके बाद हाइपर पोलराइजेशन होंगे स्पर्म में। अब अचानक से जब पॉजिटिव आयन बाहर निकल रहे हैं तो जाहिर सी बात है ना, निगेटिव चार्जेस ज़्यादा आ जाएंगे, यानी हाइपर पोलराइजेशन होंगे, जो कि जनरली 90 मिली वोल्ट के लगभग में वो हो जाता है स्पर्म का, ठीक है, -90 मिली वोल्ट। इसके बाद ये क्या करता है, ये एक्टिवेट करता है कैल्शियम और बाइकार्बोनेट आयन को कि अब आप इस्थमस से अंदर की तरफ आए, ठीक है। और जिससे क्या होगा कि कैल्शियम आयन का इनफ्लक्स होता है, ठीक है। कैल्शियम आयन अंदर स्पर्म के अंदर आएगा, स्पर्म मेम्ब्रेन के अंदर आएगा, जिससे कि एडेनाइल साइक्लेज जो है वो एक्टिवेट होता है। एडेनाइल साइक्लेज एक्टिवेट होगा, वो कैंप को एक्टिवेट करेगा। कैंप एक तरह का सेकेंडरी मैसेंजर है, और ये एक्टिवेट होगा, ये एक्टिवेट करके IP3 डैक पाथवे एक्टिवेट होगा। और IP3 डैक पाथवे जो कि कैल्शियम आयन के कंसंट्रेशन को बढ़ाएगा, जिससे क्या होता है कि हमारा जो स्पर्म पे हाइलोरिनिडेज नाम के एक एंजाइम जो होते हैं वो अब एक्टिवेट हो जाएंगे, ठीक है। ये क्या करेंगे, ये जैसे ही एक्टिवेट होंगे वो आगे फर्दर हाइलोरोनिक एसिड जो कि आपके क्यूमुलस लेयर और कोरोना रेडियाटा को जोड़ रहा था उसको ब्रेक कर देगा, जिससे क्या होगा हमारा सेलुलर लेयर ओवम का ब्रेक हो गया। तो ये है कैपेसिटेशन। कैपेसिटेशन में ये सब चीज होते हैं, ये सब बातें होती हैं, और ये याद रखना है कि ये हमेशा फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में होता है। वही मैंने बताया कि जो आपका इस्थमस होता है वो कैल्शियम रिच, बाइकार्बोनेट आयन रिच, एल्बुमिन रिच और कोलेस्ट्रॉल डिफिशिएंट मीडियम होता है। बट वही आपके अगर यूटेरस का बात करें तो ये इसमें कैल्शियम यहाँ पर नहीं होता है, बाइकार्बोनेट आयन नहीं होता है और एल्बुमिन नहीं होता है। वही कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा होता है, ठीक है, कोलेस्ट्रॉल यहाँ ज़्यादा होगा, ठीक है। तो याद रखिएगा फेवरेबल कंडीशन कैपेसिटेशन के लिए इस्थमस है, इसलिए पूछा जा सकता है ना कि वाई नॉट कैपेसिटेशन अगर इन यूटेरस, यूटेरस में कैपेसिटेशन क्यों नहीं होता है। या फिर ये भी पूछा जा सकता है कि कैपेसिटेशन मेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में क्यों नहीं होता है। तो मेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में इसलिए नहीं होता है क्योंकि वो भी कोलेस्ट्रॉल रिच रीजन है, और हमको चाहिए कैसा कोलेस्ट्रॉल डिफिशिएंट रीजन चाहिए कैपेसिटेशन करने के लिए। तो ये बात याद रखना है कि कैपेसिटेशन क्यों इस्थमस में फैलोपियन इस्थमस में ही होता है, क्यों फैलोपियन ट्यूब में ही कैपेसिटेशन होता है, यूट्रस में क्यों नहीं होता है, क्यों क्यों फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में ही होता है, मेल में क्यों नहीं होता है। ये बात याद रखिए, कोलेस्ट्रॉल का सब काम है, ठीक है। इसके बाद आए तो ये जो मैंने बताया अभी कि जैसे अभी इवेंट बताया कि सबसे पहले क्या होगा कि कोलेस्ट्रॉल जो है वो बाहर की तरफ निकलेगा, ठीक है। कोलेस्ट्रॉल बाहर की तरफ जैसे निकला तो पोटेशियम भी बाहर की तरफ निकला, और उससे क्या होगा कि आपका जो कैल्शियम है और पोटेशियम कैल्शियम और बाइकार्बोनेट आयन के जो वोल्टेज गेटेड आयन चैनल है वो ओपन हो जाएंगे, और वो जैसे ओपन होंगे तो हमारा जो कैल्शियम है वो अब अंदर की तरफ आएगा। अब जब कैल्शियम अंदर की तरफ आएगा तो यहाँ कैल्शियम का मात्रा यहाँ पर ज़्यादा, ठीक है, इनसाइड में कैल्शियम का अमाउंट क्या हो गया, ज़्यादा हो गया। इसके साथ क्या होगा कि कैल्शियम ज़्यादा तो हो ही रहा है, और वो एडेनाइल साइक्लेज को भी एक्टिवेट कर रहा है। एडेनाइल साइक्लेज कैंप को एक्टिवेट करेगा, कैंप एक्टिवेट होगा, IP3 पाथवे एक्टिवेट होंगे, IP3 पाथवे एक्टिवेट होंगे तो कैल्शियम का अमाउंट बढ़ेगा, जो कि हम लोग सेल सिग्नलिंग में पढ़ चुके हैं ये बात। अब कैल्शियम जैसे ही एक्टिवेट ज़्यादा हो गया, कैल्शियम का अमाउंट जैसे ही ज़्यादा होगा वो हाइलुरोनिडेज को एक्टिवेट कर देगा, और हाइलुरोनिडेज जैसे ही एक्टिवेट होगा वो हाइलुरोनिक एसिड को जाके ब्रेक करेगा, जिससे कि क्यूमुलस लेयर और कोरोना रेडियाटा टूट जाएंगे, ठीक है। तो ये पहला इवेंट हुआ कैपेसिटेशन का। कैपेसिटेशन के बाद स्पर्म में क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं वो हम लोग देखते हैं। तो पहला जो हमारा स्पर्म जो था अभी अब यहाँ से ज़्यादा हाइपर एक्टिव हो जाएगा, ठीक है। इसमें मोटिलिटी का रेट बढ़ जाएगा, अब मोटिलिटी बढ़ जाएगा, मेटाबॉलिक रेट बढ़ जाएगा, ठीक है। मोटिलिटी बढ़ गया, मेटाबॉलिक रेट बढ़ गया, और स्पर्म विल शो थर्मोटैक्सिस। इससे पहले स्पर्म केमोटैक्सिस मूवमेंट शो कर रहा था प्रोजेस्टेरॉन की तरफ। अब यहाँ पर क्या होगा, इस्थमस से एम्पुला जाने के लिए, क्योंकि हमको पता है फर्टिलाइजेशन एम्पुलरी इस्थमिक जंक्शन में होता है, जहाँ पर एम्पुला खत्म, जहाँ से इस्थमस स्टार्ट, उस एरिया में आपका फर्टिलाइजेशन होना है। तो इस्थमस से एम्पुला में माना जाता है कि लगभग 2 डिग्री सेल्सियस का डिफरेंसेस होता है। मैंने ये टेम्परेचर तो अपने मन से लिखा कि 28 डिग्री है इस्थमस में, तो यहाँ 30 होगा। तो इस्थमस से एम्पुला याद रखिएगा कम से कम 2 डिग्री सेल्सियस का डिफरेंसेस होता है। तब क्या होगा कि जैसे कैपेसिटेशन स्पर्म का हो गया, अब स्पर्म जो है थर्मोटैक्सिस मूवमेंट शो करेगा, यानी टेम्परेचर चेंज की तरफ भी मूवमेंट शो करेगा, ठीक है।
अब एक और बात याद रखिए, कैपेसिटेशन होने के लिए स्पर्म को कम से कम 4 से 5 घंटे एक सिग्निफिकेंट पीरियड ऑफ टाइम फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में होना होता है। लगभग 4 से 5 घंटे होगा, तब जाके कैपेसिटेशन होगा। कैपेसिटेशन ऐसा नहीं है कि तुरंत आ गया और तुरंत हो गया, ऐसा नहीं है। कैपेसिटेशन एक टाइम टेकन प्रोसेस है, 4-5 घंटे लगभग लगेंगे तब ये काम होगा। ठीक है, तो ये हुआ आपका कैपेसिटेशन। नेक्स्ट आते हैं कि जब कैपेसिटेशन हो गया, अब आपका क्यूमुलस सेलुलर लेयर ब्रेक हो चुका है, ओवम का सेलुलर लेयर ब्रेक हो चुका है, अब बचा आपका जोना पेलोसिडा उलेमा। ठीक है, तो जोना पेलोसिडा में जोना पेलोसिडा के बारे में अगर हम बात करें तो वो 3 लेयर से मिलकर बना होता है, 3 प्रोटीनेशियस लेयर से मिलकर बना होता है। पहला ZP2, ZP1 और ZP3, जिसमें ZP3 में क्या होता है, यहाँ ग्लाइकोसाइलेशन हुआ होता है। ठीक है, ग्लाइकोसाइलेशन हुआ होगा। ये ग्लाइकोसाइलेशन मतलब कि एन एसिटाइल ग्लूकोजामिन यहाँ पर अटैच होंगे, कुछ कार्बोहाइड्रेट अटैच होते हैं और वो कार्बोहाइड्रेट है एन एसिटाइल ग्लूकोजामिन, NAG। ठीक है, अब क्या होगा कि जो स्पर्म में एक प्रोटीन है गाल्ड, वो जाके ZP3 से रिएक्ट करेंगे। ठीक है, इंटरेक्ट करेंगे, ZP3 के नैग से जाके इंटरेक्ट करेंगे, और यहाँ पर होता है आपका पहला स्पेसिफिकेशन। मतलब कि अब यहीं पता चलेगा कि ये आपका खुद का स्पर्म है, यानी खुद के स्पेसिस का स्पर्म है। तो वो कौन करता है, जोना पेलोसिडा। मैंने कल के लेक्चर में बताया भी था कि जोना पेलोसिडा जो है वो स्पेसिफिकेशन में हेल्प करता है। ठीक है, अब क्या होगा कि स्पेसिफिकेशन हो गया, और दूसरा प्रोटीन है SED1 जो कि जाके ZP2 से इंटरेक्ट करता है। अब जैसे ही दोनों इंटरेक्शन हुआ, इसके बाद क्या होगा कि स्पर्म हेड जो है वो उसका GPCR, स्पर्म हेड पे कुछ GPCR प्रोटीन होते हैं, GPCR रिसेप्टर होते हैं, वो क्या करेंगे, वो जोना प्रोटीन को रिकॉग्नाइज करेंगे। जैसे वो जोना प्रोटीन को रिकॉग्नाइज किया, फिर से वहां पे कैंप एक्टिवेट होगा, एडेनाइल साइक्लेज एक्टिवेट होगा, एडेनाइल साइक्लेज एक्टिवेट हुआ, कैंप एक्टिवेट हुआ, कैंप एक्टिवेट हुआ, IP3 पाथवे एक्टिवेट हुआ, और IP3 क्या करता है, कैल्शियम को ER से लाएगा स्पर्म के अंदर। अब स्पर्म में कैल्शियम का अमाउंट बढ़ चुका है। ठीक है, कैल्शियम का अमाउंट जैसे ही बढ़ा, एक्रोसोम जो है स्पर्म के अंदर, एक्रोसोम वो एक्रोसिन रिलीज करेगा। ठीक है, एक्रोसिन रिलीज करेगा, एक्रोसिन बाहर जैसे गया वो जोना पेलुसिडा को ब्रेक करेगा, और ये जो ब्रेकेज हो रहा है एक्रोसिन के कारण, इसी को हम लोग बोलते हैं एक्रोसोमल रिएक्शन। इसी को हम लोग बोलते हैं एक्रोसोमल रिएक्शन। तो एक्रोसोमल रिएक्शन कैसे हो रहा है, पहले गार्ड ZP3 से इंटरेक्ट कर रहा है, ZP3 के NAG से इंटरेक्ट कर रहा है, वो स्पेसिफिकेशन करवा रहा है। स्पर्म हेड जो है वो जोना प्रोटीन को रिकॉग्नाइज कर रहा है, जिससे कि एडेनाइल साइक्लेज एक्टिवेट हो रहा है, फिर कैंप एक्टिवेट हो रहा है, कैंप एक्टिवेट होकर IP3 को एक्टिवेट करवा रहा है, IP3 कैल्शियम आयन को बढ़ा रहा है, कैल्शियम जैसे आयन बढ़ा, कैल्शियम का कंसंट्रेशन बढ़ा, वो एक्रोसिन को, एक्रोसोम को बोला कि एक्रोसिन को आप रिलीज कीजिए, एक्रोसिन जैसे रिलीज होगा वो जोना पेलोसिडा को ब्रेक कर देगा। तो ये है आपका एक्रोसोमल रिएक्शन। नेक्स्ट आते हैं हम लोग, जैसे अब क्या हुआ कि आपके एक्रोसोम भी टूट चुके हैं, अब बारी है उलेमा तक पहुंचने का, यानी एक के प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक। जब उसको टूटेगा तब तो वो उसके साइटोप्लाज्म में जाएगा। तो स्पर्म के रीजन एडम2 और ओवम का रीजन इंटेग्रिन, ये दोनों जाके इंटरेक्ट करते हैं एक दूसरे से, और स्पर्म का रीजन इजियोमो जाके इंटरेक्ट करता है जीवनों से, जो कि ओवा का रीजन है, और यहाँ पर सेकेंड स्पेसिफिकेशन होता है। यानी ऐसा नहीं है, ये बहुत ही क्वालिटी कंट्रोल प्रोसेस है आपका फर्टिलाइजेशन। ठीक है, देख रहे हैं 2-3 जगह आपका चेकिंग हो रहा है, ये है क्वालिटी कंट्रोल। सेकेंड स्पेसिफिकेशन, अगर यहाँ जीवनो अगर एब्सेंट होगा या फिर इजियोमो में म्यूटेशन आ गया तो फर्टिलाइजेशन ब्लॉक हो जाता है, फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। ठीक है, तो ये याद रखना है कि स्पेसिफिकेशन यानी क्वालिटी कंट्रोल प्रोसेस है हमारा फर्टिलाइजेशन। अब क्या हुआ कि जैसे ही ये दोनों इंटरेक्ट किया, उलेमा ब्रेक हुआ, उलेमा जैसे ही ब्रेक हुआ तो मेल का जो प्रोन्यूक्लियस है वो अंदर आया, और मेल में कैल्शियम का भी अमाउंट बढ़ा हुआ था, वो भी बाहर अंदर आया, एक के साइटोप्लाज्म में आया। और आपको पता था कि एक जो है oocyte जो है वो अभी मेटाफेज स्टेट में, मेटाफेज 2 स्टेज में जाके रेस्ट कर रहा है। जैसे ही ये कैल्शियम इंक्रीज हुआ, ये बिहेव करता है मैच्योरेशन फैक्टर की तरह, ये मैच्योरेशन फैक्टर की तरह काम करेगा, और मैच्योरेशन फैक्टर की तरह काम करके आप क्या करेगा कि कहेगा कि अब जो भी आप रेस्टिंग फेज में उसको तोड़ेगा, ब्रेक करेगा उस चीज को, और कहेगा कि आप पहले मियोसिस कंप्लीट करके आइए। जैसे ही मियोसिस कंप्लीट करके आएगा तब यहाँ फर्टिलाइजेशन होगा। ठीक है, तो ये सब कुछ इवेंट है। इसके बाद आते हैं, जैसे ही फर्टिलाइजेशन हो गया तो फर्टिलाइजेशन होने के बाद कुछ कुछ आयन हमारे
निकलते हैं, ठीक है। कुछ गेटेड आयन चैनल ओपन होते हैं, जैसे सरका, सोडियम हाइड्रोजन सोडियम हाइड्रोजन एक्सचेंज, सोडियम पोटेशियम एटीपीज, ये सब गेटेड आयन चैनल एक के प्लाज्मा मेम्ब्रेन से ओपन हो जाते हैं, जिससे क्या होता है, कैल्शियम के लेवल में ऑसिलेशन होता है। कैल्शियम के लेवल में ऑसिलेशन मतलब कि कैल्शियम कभी बढ़ रहा है, कैल्शियम कभी बढ़ रहा है, कभी घट रहा है, कभी बढ़ रहा है, कभी घट रहा है, ऐसा कुछ सिनेरियो बनता है। कैल्शियम का ऑसिलेशन होगा, क्योंकि सरका जो है वो कैल्शियम को बाहर निकाल रहा है और बाकी कैल्शियम को ला रहे हैं, तो ये सब चीज़ से कैल्शियम क्या हो रहा है, अफेक्ट कर रहा है, ठीक है। अभी आगे और पढ़ेंगे जब हम लोग पॉलीस्पर्मी देखेंगे कि स्पर्म को कैसे प्रिवेंशन किया जाएगा कि दो से ज़्यादा स्पर्म ना आए, एक स्पर्म ही आके फ्यूज करे। तो इन सब चीज़ को प्रिवेंट करने के लिए अगले लेक्चर में हम लोग लेक्चर नंबर 3 में हम लोग देखते हैं। और यहाँ पर एक चीज़ याद रखना है कि जो आपका सोडियम हाइड्रोजन एक्सचेंज है, ये अल्कलिनिटी प्रोवाइड करवाता है, ठीक है। अल्कलिनिटी हमारे एम्ब्रायो डेवलपमेंट के लिए बहुत ही यूजफुल है, ठीक है। तो अल्कलिनिटी होना जरूरी है।